आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम अगले आने वाले 20 से 25 सालों तक आपके लिए बिजली जनरेट करके देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये तभी पॉसिबल है कि आपने जो स्ट्रक्चर इस सिस्टम के लिए लगाया है वो सलामत रहे। बट अक्सर ये देखा गया है कि जब भी स्ट्रक्चर की बात आती है तो हर कोई यही बोलता है कि भाई इसमें क्या देखना है, ये तो एक वेल्डर का काम है या फिर वो इंस्टॉलर अपने हिसाब से एक अच्छा स्ट्रक्चर लगा ही देगा। पर यकीन मानिए कि यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ। ये जो फोटोग्राफ्स आपने देखे, इसको दिखाने का मेरा ये मकसद नहीं है कि भाई ऐसा होगा। मेरा ये फोटोग्राफ्स दिखाने का एक ही मकसद है कि भाई ऐसा नहीं हो, वही अच्छी बात है। क्या है कि कभी कभी गलतियाँ बहुत महंगी पड़ सकती हैं, जैसा कि आपने इन फोटोग्राफ्स में देखा। तो अब ये स्ट्रक्चर में क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि फॉलो करने चाहिए, करने होते हैं, यही सब जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। जी हाँ दोस्तों, यही है इस वीडियो का टॉपिक, सोलर स्ट्रक्चर, और यही है इस वीडियो का कंटेंट। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन और इन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के ऊपर लेटेस्ट और रेगुलर जानकारी लाते हैं। इस चैनल के ऊपर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंडसेटर्स लोगों ने भी अपना इन्फॉर्मेशन दिया है। आप उनके भी वीडियोस देख के अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने भी कुछ नायाब काम किया हुआ है, कुछ हटके काम किया हुआ है जिससे कि सोलर इंडस्ट्री का कुछ भला हो सकता है, तो आप उसे हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उस इन्फॉर्मेशन को इस चैनल के ऊपर लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं। तो पहली बात, जब भी सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो है आपकी छत। आपकी छत कैसी है, क्या वो टुकड़े टुकड़े में है, क्या वो फ्लैट है, क्या वो इंक्लाइंड है, क्या उसमें मैंगलोरी टाइल्स लगे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये सिस्टम लगाने के लिए आपको एक एंगल भी मेंटेन करना पड़ता है और एक डायरेक्शन भी मेंटेन करना पड़ता है। एंगल मतलब कि किस एंगल पे ये मॉड्यूल्स सूरज को फेस करनी चाहिए, और डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया में है तो आप साउथ ही मेंटेन करेंगे। एंगल जो आपको मेंटेन करना है वो आपके शहर के लैटिट्यूड के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके शहर का लैटिट्यूड 18 है तो आप अपने सिस्टम का एंगल आप 18 पे मेंटेन कर सकते हैं या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि छत कैसी है और किस मटेरियल से बनी है। बेस्ड ऑन दैट आप सिस्टम का स्ट्रक्चर का डिज़ाइनिंग करते हैं। मतलब कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना है, उसके हिसाब से आपको सिस्टम के स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना पड़ता है। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिकली 3-4 मेटल्स ही अवेलेबल हैं। MS हो गया, GI हो गया, हॉट डिप गैल्वनाइज हो गया, एल्युमिनियम हो गया। मैंने तो बैम्बू और लकड़ियों के भी स्ट्रक्चर्स देखे हैं, बट मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लकड़ी या बैम्बू तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो मेटल्स अवेलेबल है, जो कि मैंने पहले भी बताया, वो है MS, GI, हॉट डिप गैल्वनाइज और एल्युमिनियम। और हाँ, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 मेटल्स को रेकमेंड किया गया है और उसका जिक्र पॉलिसीज़ में भी किया गया है। एक तो है हॉट डिप गैल्वनाइज और एक है एल्युमिनियम। MS और GI का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। MS आपको भी मालूम है कि उसमें रस्ट की समस्या रहती है, बार बार उसको कौन पेंट करे, बार बार उसको कौन मेंटेन करे। ये सिस्टम अगले आने वाले 25 सालों तक चलना चाहिए। प्लस ये स्ट्रक्चर आपकी छत के ऊपर रहेगा, एक्सपोज्ड, फुल्ली एक्सपोज्ड रहेगा, तो यहाँ पे रस्ट की समस्या आती ही है। तो ये तो मेरा भी मानना है और पॉलिसीज़ में भी लिखा गया है कि MS की जगह पे आप हॉट डिप गैल्वनाइज और एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल करें, उसमें रस्टिंग की समस्या नहीं होती है। हाँ, कई लोगों का ये भी मानना है कि GI लगाएं या हॉट डिप गैल्वनाइज लगाएं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्लेन GI और हॉट डिप गैल्वनाइजिंग में कोटिंग का फ़र्क होता है। एक हॉट डिप गैल्वनाइज में जो कोटिंग होती है वो 80 माइक्रोन से लेकर 120 माइक्रोन तक होती है और हॉट डिप गैल्वनाइज ही इसमें रेकमेंड किया गया है। और हाँ, आपने हॉट डिप गैल्वनाइज के स्ट्रक्चर्स कई जगहों पे देखे भी होंगे, जैसे कि रेलवेज़ का स्ट्रक्चर जो रेलवेज़ में लगता है वो भी हॉट डिप गैल्वनाइज का होता है।
जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं वो भी हॉट डिप गैल्वेनाइज के होते हैं, जो टेलीकॉम के टावर्स होते हैं वो भी हॉट डिप गैल्वेनाइज के होते हैं, और साथ ही साथ जो अपने नेशनल हाईवेज़ के बाजू में जो रेलिंग्स लगी रहती है वो भी हॉट डिप गैल्वेनाइज के होते हैं। एक बार लगा दो, रस्टिंग की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त गैल्वेनाइजिंग कर रखी होती है। बट ये हॉट डिप गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने और लगाने के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को जगह पे वेल्डिंग नहीं की जाती है। इन हॉट डिप गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर्स पे वेल्डिंग और ड्रिलिंग अवॉइड की जाती है। क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हॉट डिप गैल्वेनाइज का स्ट्रक्चर पहले उसमें सेक्शंस बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको हॉट डिप किया जाता है, और अगर उसके बाद आपने उसके ऊपर वेल्डिंग की तो वहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट गैल्वेनाइजिंग निकल जाएगी। अब जब गैल्वेनाइजिंग ही निकल गई तो वहाँ पे तो रस्ट फॉर्मेशन होना ही होना है, तो हॉट डिप गैल्वेनाइज लेने का फ़ायदा क्या हुआ। साथ ही साथ अगर आपने उस स्ट्रक्चर में ड्रिलिंग भी कर दी तो वहाँ पे भी गैल्वेनाइजिंग निकल जाएगी, वो भी एक्सपोज हो जाएगा, वहाँ पे भी रस्टिंग होगी। आप जैसा ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे जगह पे वेल्डिंग करने के बाद इसका क्या हाल है आप खुद ही देख सकते हैं, रस्टिंग चालू हो गई है। एक बार आपने वेल्डिंग कर दी या ड्रिलिंग कर दी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें रस्ट होना ही होना है, भले ही आप कैसा भी पेंट लगा दें। अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। क्या है कि मार्केट में आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। सेक्शंस मतलब कि आपको स्क्वायर सेक्शन मिलेगा, आपको राउंड सेक्शन यानी कि पाइप्स भी मिलेंगे, आपको एंगल्स भी मिलेंगे, आपको पट्टी भी मिलेगी, आपको आई सेक्शन भी मिलेगा, आपको सी सेक्शन भी मिलेगा। जनरली इसी में आपको मेटल्स मिलते हैं। तो आपको जो सेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए वो है एंगल, पट्टी, आई सेक्शन और सी सेक्शन। क्या है कि इन सेक्शंस में जो भी है वो सामने सामने विजिबल है। अगर आप स्क्वायर सेक्शंस या ट्यूब्स इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर, ट्यूब के अंदर या पाइप के अंदर कहाँ रस्टिंग हो रही है या कहीं कोई तकलीफ़ है तो आप उसको रेक्टिफाई या उसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। हाँ, एंगल, आई सेक्शन, सी सेक्शंस या पट्टी में अगर कुछ होगा तो वो आप खुद ही आपको दिख जाएगा और आप उसका कुछ रेक्टिफिकेशन का स्टेप ले पाएंगे। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई हम सेक्शंस इस्तेमाल करें तो कौन से डायमेंशंस का इस्तेमाल करें। तो इसमें भी कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि भाई आप अगर एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50-50-3, 50-50-4 का एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप हैवी आई सेक्शंस और सी सेक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रक्चर में ही पूरा वज़न डाल दें। क्या है कि इसमें टोटल लोड का भी बात की गई है। क्या है कि इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप फ्लैट आरसीसी रूफ के ऊपर लगा रहे हैं तो आपको सीमेंट के ब्लॉक्स की भी ज़रूरत होगी। तो सीमेंट के ब्लॉक्स का वज़न, एंगल का वज़न, स्ट्रक्चर का वज़न और मॉड्यूल का वज़न, ये टोटल 60 kgs पर स्क्वायर मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सिस्टम का वज़न ही इतना बना दो, इतना हैवी स्ट्रक्चर बना दो कि पूरी छत ही बैठ जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अब एक और बात आती है कि आरसीसी रूफ के ऊपर अब ये सिस्टम लगा रहे हैं तो मिनिमम कितना क्लियरेंस रखा जाए, यानी कि ज़मीन से कितना क्लियरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम 300 mm का क्लियरेंस रखना चाहिए। क्या है कि कल को कुछ पाइपलाइन या वायरिंग या आपको साफ़ सफाई करनी है तो आपको वो करने में आसानी हो, इसलिए ये 300 mm का मिनिमम टॉलरेंस रखा गया है या मिनिमम क्लियरेंस रखा गया है। अब वही बात आ जाती है कि अगर मैं जीआई या एस्बेस्टस के ऊपर या मैंगलोरी टाइल्स के ऊपर ये सिस्टम लगाता हूँ विथ एन एंगल इंक्लाइन जो आपका छत का है उसी एंगल पे, तो कितनी क्लियरेंस रखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ मिनिमम क्लियरेंस रखने की बात की गई है। मिनिमम 30 to 40 mm का क्लियरेंस रहना ही चाहिए। क्या है कि अगर आप जीआई के पतरे के ऊपर ये सोलर मॉड्यूल्स आप लगा रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गर्मी में सोलर मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क बैठता है यानी कि कम होता है। तो अगर आप जीआई के पतरे के ऊपर डायरेक्टली आप सोलर मॉड्यूल्स लगा देंगे, जीआई का पतरा भी गर्म, आपका सोलर मॉड्यूल भी गर्म, तो आपका परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क बैठेगा। तो वहाँ पे भी रिकमेंड किया गया है कि आप मिनिमम 30 to 40 mm का क्लियरेंस रखें जिससे कि हवा पास कर सके और थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल हो पाए। और हाँ, ये जो स्ट्रक्चर्स है वो मिनिमम 150 km/h की विंड स्पीड को विथस्टैंड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी बहुत भी हवा चले और ये स्ट्रक्चर उखड़ के हाथ में आ जाए। ये जो 150 km/h की बात की गई है ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है। अगर आपके उधर ज़्यादा विंड स्पीड है या आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे विंड फ्लो ज़्यादा है तो आप उस चीज़ को कंसिडर करके अपने स्ट्रक्चर को बनाइएगा। और साथ ही साथ जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे भी
इस विंड स्पीड को कंसिडर किया जाता है। और जब आप सिस्टम को एलिवेट करके यानी कि ज़मीन से ऊपर सिस्टम लगाते हैं तब भी इस स्ट्रक्चर में विंड स्पीड को कंसिडर किया जाता है। अब ये विंड स्पीड का भी कुछ स्टैंडर्ड्स है जो आपको फॉलो करना होता है। ये IS 875 पार्ट 3 1987 के हिसाब से होना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्स की मैंने अभी बात कर रहा हूँ उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो IS 2062/IS 4759 के हिसाब से होना चाहिए। ये IS स्टैंडर्ड्स हैं, आप इसको निकाल के देख सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसके ऊपर कॉस्ट के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप इंक्लाइंड रूफ के ऊपर यानी कि एस्बेस्टस या GI या मैंगलोरी टाइल्स के ऊपर सीधा मॉड्यूल माउंट कर रहे हैं विथ मिनिमम स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आप एल्युमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हॉट डिप गैल्वेनाइज भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे जो अंदाजन कॉस्ट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 50 पैसे से लेकर ₹1 पर वॉट के हिसाब से बैठेगा। डिपेंड करेगा कि आपकी साइट की कंडीशंस क्या है और आप कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप ज़रा ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आप एक कैटवॉक और एक सेफ्टी रेलिंग ज़रूर रखें। क्या है कि इंक्लाइंड रूफ के ऊपर आप इसको साफ़ करने तो ज़रूर जाएंगे ही जाएंगे, तो आप आसानी से वहाँ पे पहुँच जाएं और जाने के बाद कोई हादसा ना हो, तो वहाँ पे एक कैटवॉक और एक सेफ्टी रेलिंग ज़रूर लगवाएं। और साथ ही साथ अगर आप ये स्ट्रक्चर 300 mm के गैप के साथ अपने RCC रूफ के ऊपर, फ्लैट रूफ के ऊपर लगवा रहे हैं, तो उसमें जो अंदाजन कॉस्ट आ जाता है वो 2.5 से लेकर ₹3.5 पर वॉट तक आता है। और वहीं अगर आप इस सिस्टम को एलिवेट करते हैं यानी कि 8 से लेकर 10 फीट तक उसको ऊपर उठाते हैं ज़मीन से, तो उस वक्त जो कॉस्टिंग हो जाती है तो वो अंदाजन ₹10 से ₹15 पर वॉट के हिसाब से बैठ जाता है। ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स में भी आप ध्यान रखिएगा कि आप एक कैटवॉक और सेफ्टी रेलिंग ज़रूर बनवाएं। आपको साफ़ करने तो जाना ही है और साफ़ करते वक्त आपके साथ कोई हादसा ना हो और आप उस जगह पे आसानी से पहुंच के अपने सिस्टम को मेंटेन कर पाएँ, इसलिए कैटवॉक और सेफ्टी रेलिंग ज़रूर बनवाइएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके क्लियर हो चुके होंगे। बट अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम डेफिनेटली आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जैसे आपने ये स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा, वैसे ही सोलर रूफटॉप सिस्टम में बाकी 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मॉड्यूल, इन्वर्टर और बैलेंस ऑफ सिस्टम। इन सब के ऊपर भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपके पास जब भी टाइम हो आप इन चारों पार्ट्स को देख सकते हैं और अपने लिए एक सही सिस्टम का सिलेक्शन कर पाएंगे। और अगर आपको पढ़ने की ज़्यादा इच्छा है या इन प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट यानी कि सोलर इज़ आवर पैशन के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने पॉलिसीज़ के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। साथ ही साथ मैंने बुक भी लिख रखी है कि अगर आपको 1 किलोवाट का सिस्टम लेना है तो आप वैसा बुक ले सकते हैं, आपको 2 किलोवाट का लेना है तो वो वाली बुक ले सकते हैं। वैसे ही 1 से लेकर 10 किलोवाट तक अलग अलग बुक्स बना रखी है, आप उसको जाके हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।